अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, मेरा तजिया शेयर करूंगा। आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि उमैर मुनीर की मैंने रात को वीडियो वॉच की है। उन्होंने कहा है कि वो भी रेगुलरली आपके साथ क्रिप्टो मार्केट की अपडेट्स जो है वो शेयर करेंगे, यानी सुबह के वक्त मार्केट की अपडेट्स मैं दिया करूँगा, जो कि मोस्टली मार्केट की न्यूज़ अपडेट्स, चूँकि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरी एक्सपर्टीज़ ये है न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और एनालिसिस के ऊपर, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और रात को मार्केट की अपडेट्स आपको उमैर मुनीर देंगे। अगर आपने किसी भी क्रिप्टो करेंसी का कोई टेक्निकल एनालिसिस करवाना है, फंडामेंटल एनालिसिस करवाना है, तो आप उमैर मुनीर के साथ इन टच रहें। अच्छा, अब मार्केट की अपडेट्स की तरफ आते हैं। पिछले चंद दिनों से मैं आपके साथ क्रिप्टो मार्केट से हट के जो ग्लोबल फाइनेंशियल बैंकिंग जो सेक्टर है उसमें जो क्राइसिस हैं वो पॉइंट आउट कर रहा हूँ। आज की वीडियो में दो और बैंक्स हैं जो कि प्रेशर में हैं, उनके बारे में मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। साथ मार्केट की और अपडेट्स हैं वो भी शेयर करूँगा। ये एक डॉशे बैंक यूरोपियन बैंक है, पता नहीं मैं सही प्रोनाउंस भी कर रहा हूँ या नहीं। इसका जो CDS है यानी क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप, ये क्या चीज़ होती है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन वो देखें इस वक्त ये बिल्कुल पीक पे जा रहा है और इसका जो बैंक का स्टॉक है वो बिल्कुल क्रैश कर रहा है। इसी तरह एक दूसरा बैंक है चार्ल्स श्वाब, उसका भी CDS जो है वो पीक कर रहा है। ये CDS क्या बला है? CDS को आम अल्फाज में समझने के लिए आप यूँ समझ लें कि आप एक फॉर एग्जांपल लेंडर है, आपने किसी को उधार दिया और आप जब ये समझते हैं कि यार वो जो मेरा उधार देने वाला है, उधार कुनिंदा है, वो मेरा जो बारोवर है वो डिफ़ॉल्ट कर सकता है, तो आपको तो अपने पैसों की टेंशन पड़ जाती है। इस सूरत में इस सिचुएशन को बचाने के लिए जो रेगुलेटर्स हैं वो एक डेरिवेटिव क्रिएट करते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह लें कि मुझे लेंडर को सिक्योर करने के लिए, मेरे पैसे को, मेरे इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी क्रिएट की जाती है जिसको आप CDS कह सकते हैं, क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप। दूसरे लफ्ज़ों में ये एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जो कि रेगुलेटर ज़्यादातर इशू करते हैं या और जो बैंक सरमायादार लोग हैं वो करते हैं। ये एक तरह की डेरिवेटिव होती है जो कि जो लेंडर होते हैं उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको इंश्योर करते हैं। मिसाल के तौर पे इंश्योर क्या करेगा? जब ये CDS पीक करता है, दूसरे लफ्ज़ों में ये जो बैंक्स हैं उनके ऊपर उनके डिफ़ॉल्ट करने के खदशात बढ़ जाते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में मैंने आपको इसके स्टॉक जो है, बैंक का स्टॉक जो है वो भी क्रैश होता हुआ दिखाया है। यानी इन्वेस्टर्स का एतमाद इनके बैंक के ऊपर, लोग ये जो स्टॉक खरीदते हैं क्यों खरीदते हैं? वो यही इस वजह से खरीदते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि यार ये कंपनी आइंदा आने वाले वक्तों में अच्छा परफॉर्म करेगी। जब वो सेल करते हैं वो इस वजह से करते हैं क्योंकि समझते हैं कि यार आने वाले वक्त में ये जो कंपनी है ये क्रैश कर सकती है, डिफ़ॉल्ट हो सकती है। तो इस सूरत में लोग उस बैंक, जो कि ये बैंक का ताल्लुक बारोइंग लैंडिंग के साथ होता है, तो बैंक के जब CDC क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप यानी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, जब वो बिकना उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो दूसरे लफ्ज़ों में इस चीज़ का सिग्नल होता है कि ये बैंक जो है डिफ़ॉल्ट के दहाने पे है। लोग क्या करते हैं, जिन्होंने उधार दिए होते हैं वो इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं। अब इंश्योरेंस पॉलिसी जो देता है वो फ्री में नहीं देता, वो प्रीमियम लेता है। एक बंदा आपको इंश्योरेंस के, भाई आपने जो उधार दिया मैं उसका इंश्योरेंस देता हूं, अगर ये बैंक जो है डिफ़ॉल्ट कर जाएगा तो आपने जितना इसमें उधार दिया हुआ है मैं आपको डिफ़ॉल्ट पे जितने भी आपके पैसे होंगे वो भी आपको वापस करूंगा और साथ उस पर जितना इंटरेस्ट होगा वो भी आपको पे करूंगा। लेकिन अगर वो डिफ़ॉल्ट नहीं करता है तो जब तक मैं आपका ये इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर है आप मुझे प्रीमियम पे करते जाएँ। तो जब ये CDS पीक में जाता है, दूसरे लफ्ज़ों में बैंक्स का, दूसरे लफ्ज़ों में वो बैंक जो है डिफ़ॉल्ट के दहाने में होता है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि ये वाले जो दो बैंक हैं अगले उसका टारगेट है। अब सवाल ये है कि इस सिचुएशन में जो रेगुलेटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। ये US ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं US की जेनेट येलन, इन्होंने कल US रेगुलेटर्स के साथ एक अनशेड्यूल्ड मीटिंग की है, दूसरे लफ्ज़ों में एक सीक्रेट मीटिंग की है। अब ये मीटिंग क्यों की है? ये मीटिंग इस वजह से की है, मैंने ऑलरेडी आपके साथ, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, 2-4 दिन पहले से आपको बताया कि अब रेगुलेटर्स की टेंशन है कि ये जो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर प्रेशर है, हम बैंक्स को बेल आउट तो करेंगे, हम मज़ीद पैसा छाप सकते हैं क्योंकि हमारे पास अथॉरिटी है, इख्तियार है। सेंट्रल बैंक्स जो हैं उनके जो रेगुलेटर्स हैं उनको चलाने वाले इंसान, फैसले उनके होते हैं और भुगतने अवाम को पड़ते हैं। तो वो पैसा मज़ीद छापेंगे, उससे पैसा डीवैल्यू होगा, वो ऐसा करेंगे। लेकिन वो ये मेक श्योर करना चाहते हैं रेगुलेटर कि जब हम मज़ीद पैसा छापेंगे तो वो पैसा हमारी जो इकॉनमी है, कंट्रोल्ड इकॉनमी, उसी के अंदर रहे, ना कि उससे बाहर। उसके बाहर कहाँ जाएगा? उसके बाहर जाएगा बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट की तरफ, और उनको टेंशन है। अब सवाल ये है, मैं आपसे सवाल ये पूछा, और इस हवाले से ये देखें, ये एक और न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। क्रिप्टो फ्रेंडली
बैंक है एक कस्टोडिया बैंक, उसको सेटबैक हुआ है। क्यों? क्योंकि जो फेडरेशन है, यूएस फेडरेशन, उन्होंने डिनाइज किया एप्लीकेशन फॉर सुपरविजन। स्टेटमेंट क्या दी है ज़रा सुनिएगा। अच्छा जी, द ऑर्डर ऑफ द फेडरल रिजर्व बोर्ड, फेडरल रिजर्व के बोर्ड का ऑर्डर यह है कि हमारे कंसर्न है इस बैंक के हवाले से, क्योंकि इसका टोटली इन्हसार जो फोकस है वो क्रिप्टो सेक्टर है। दूसरे लफ्ज़ों में ये जो हेड है, मालिकान हैं, रेगुलेटर्स हैं यूएस फाइनेंशियल इदारों के, वो मेक श्योर कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमारा पैसा जो है वो क्रिप्टो सेक्टर की तरफ ना जाए। क्या ऐसा होगा? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, मैं सबसे पहले चाहता हूं आप इसको थोड़ा समझे। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि जब तक हम रियासत को पैसे से अलग नहीं करेंगे, जैसे हमारे यहाँ तो नहीं, हमारा तो मज़हब ही इस्लाम के नाम पे बना था, लेकिन जो दूसरे एक्सपर्ट्स हैं वो कैसे हैं कि जैसे हमने रियासत को मज़हब से अलग किया था तो हमारे यहाँ अमन आ गया, क्योंकि मज़हब के ज़रिए लोगों के सियासी ख्यालात को कंट्रोल किया जाता है। जब हम रियासत को मज़हब से अलग करते हैं तो मज़हब का ताल्लुक़ जब इंडिविजुअल की तरफ चला जाता है तो मुल्क में अमन और सुकून आ जाता है। तो इसी तरह अगर हम रियासत को पैसे से अलग कर देंगे तो हमारे जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो ख़त्म हो सकते हैं। अब आप इस लॉजिक पे कैसे यकीन करेंगे? मिसाल के तौर पे आप जितना आपकी जो फ्रूट ऑफ लेबर है, यानी आप कोई मेहनत करते हैं, मेहनत करके आप कमाते हैं, कहीं पे जॉब करते हैं, मिसाल के तौर पे आप किसी जगह जॉब करते हैं, वहाँ 1 लाख रुपए आपकी सैलरी है। जब आप 1 लाख सैलरी आपको आती है तो फ़ौरन रियासत जो है आपकी इनकम, आपकी तनख्वाह के ऊपर टैक्स आपको चार्ज कर लेती है। वो तकरीबन अप टू 30% है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। यानी 1 लाख में से तकरीबन 30,000 रुपया तो आपने रियासत को दे दिया। अब आपने 30,000 रुपया रियासत को दिया, बदले में रियासत आपको क्या देना चाहिए, ऑन द बुक क्या है और रियलिटी क्या है? रियलिटी हर मुल्क में मुख्तलिफ है। हमारे मुल्क की रियलिटी क्या है कि रियासत को देना चाहिए हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उसकी ज़िम्मेदारी, क्योंकि हम रियासत को टैक्स देते हैं। रियासत को 30% जो हम इनिशियल, और भी मैं आपको बताता हूँ, रियासत को जो हम टैक्स देते हैं, रियासत को हमें सिक्योरिटी देनी चाहिए। अब पाकिस्तान में रहते हुए कितने ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनको रियासत सिक्योरिटी देती है? हमारे यहाँ जंगल का कानून है, अगर आप अमीरज़ादे हैं या आपका कोई जो हमारी एलीट है उनके साथ कोई ताल्लुक़ है, रेफरेंस है, किसी बड़े के जानने वाले रिश्तेदार हैं, तो आप कुछ भी लाकानूनियत कर लें, किसी का मर्डर तक भी आप कर रहे हैं तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है। क्या रियासत एजुकेशन हमें देती है? हमारे यहाँ जो सरकारी इदारों हैं वहाँ पे अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाने भेजें तो वहाँ के पढ़े बच्चे हमारे जो प्राइवेट स्कूल माफिया है सेक्टर, वहाँ के पढ़े बच्चों के साथ compete कर सकते हैं? आंसर है नो। तो रियासत को जो हम पैसे देते हैं हमारे बच्चों की, हमारी नस्लों की एजुकेशन को मैनेज करना, क्या वो मुसाबकती है? क्या वो कम्पिटिटिव है? आंसर है नो। सेहत को अगर हम बुनियाद बना लें तो क्या हम ये जो सरकारी इदारे हैं वहाँ पे बग़ैर सिफारिश, बग़ैर ताल्लुक़ के अपना इलाज कंफर्टेबली करवा सकते हैं? तो रियासत की जो बुनियादी ज़रूरियात जिस वजह से रियासत को हम टैक्स देते हैं वो रियासत पूरा नहीं करती। फिर ये जो बाकी 30% तक जो हम पे कर देते हैं, बाकी जो हमारे पास 70% बचता है, क्या रियासत उस पे हमें कहती है भाई ये 70% है, इस पे अब हम आपसे कोई टैक्स नहीं? ऐसा नहीं है। उस 70% को भी जब भी आपने यूज़ करना है, कुछ भी ख़रीदना है, उसके ऊपर रियासत फिर आपसे दोबारा टैक्स लेगी। रियासत आपसे टैक्स पे टैक्स लेती जाएगी। रियासत यहीं तक महदूद नहीं रहती। रियासत अपने किए गए फैसले की जो ज़िम्मेदारी है वो भी आपके ऊपर डालती है। मिसाल के तौर पे हमारा ये पिछले 1 साल में जो पॉलिटिकल डिसीजन हुए इस मुल्क में, उससे हमारा पैसा जो है डिवैल्यू हुआ, उससे मुल्क में महंगाई आई। तो ये जो 70% पे पहले मैं गुजारा कर रहा था, या इससे पहले की गवर्नमेंट में मैं गुजारा कर रहा था, क्योंकि इस मुल्क में जो भी नई गवर्नमेंट आती है वो पीटीआई की है, वो पीडीएम की है, हर दौर जो है वो पिछले दौर से ज़्यादा महंगा रहा है। अभी की हमारी हिस्ट्री यही बताती है। तो जब ये सियासतदान जो कि इस पूरे मुआशरे जिसको ये कंट्रोल करते हैं उसका सिर्फ 1 से 2% है, ये जो सियासतदान हैं वो 1-2% की नुमाइंदगी करते हैं, और 1-2% जो भी फैसले लेते हैं उसका ताल्लुक इन 1-2% के ऊपर उतना इफेक्ट नहीं होता जितना कि बाकी 98% के ऊपर होता है। मैं कल डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब की एक इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि हम जो पेट्रोल चूँकि बहुत महंगा हो गया तो हम 1000 सीसी से ज़्यादा गाड़ी चलाने वाले
لوگوں سے 100 روپیہ لیں گے اور جو موٹر سائیکل چلانے والے لوگ ہیں ان کو 100 روپیہ دیں گے, غریبوں کی مدد کریں گے. اس بات میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, غریبوں کی گورنمنٹ کو ہیلپ کرنی چاہیے, لیکن سوال پہلے یہ ہے کہ گورنمنٹ کو نے جو بھی پولیٹیکل فیصلے کیے ہیں جو کہ فائنینشیل کرائسس میں بدل گئے ہیں, اس کی ذمہ داری یہ 1000 cc سے زیادہ گاڑی چلانے والوں کے اوپر ڈالنا جو ہے, اس کا آپ کو حق کس نے دیا ہے؟ یہ اس وجہ سے دیا ہے کیونکہ اچھا پھر یہیں تک محدود نہیں ہے, یہ جو 70% ہے اس کی بھی ڈی ویلیویشن, پیسہ مزید چھاپتے ہیں, جب مزید چھاپتے ہیں تو اس کی جو 70% آپ کے پاس بچ جاتا ہے اس کی پرچیزنگ پاور کم ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ پہلے اگر آپ 70,000 میں آپ کا گھر کا گزارا ہو جاتا تھا تو ان کے فیصلوں کی وجہ سے اور ان کی ڈی ویلیویشن کرنے کی وجہ سے, مزید پیسہ چھاپنے کی وجہ سے وہ 70% میں آپ کا گزارا مشکل ہے. تو دوسرے لفظوں میں ان کے کیے گئے فیصلوں سے اب آپ کو زندہ رہنے کے لیے 70,000 سے زیادہ کمانے کی ضرورت ہے, تو آپ مزید لیبر کریں گے. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک جو پیسہ ہے ریاست کے کنٹرول میں ہوگا. ایکسپرٹس کا ماننا یہ ہے, پنڈت کا ماننا یہ ہے کہ اگر ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو پیسہ ہے یہ ریاست کریٹ نہیں کرتی. فنڈامنٹلی اگر دیکھا جائے تو پیسہ کون کریٹ کرتا ہے؟ بھائی ہم معاشرے میں رہتے ہیں, ہم ایک دوسرے کو گوڈز اینڈ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, اس کے بدلے ہم ویلیو جنریٹ کرتے ہیں. ریاست یہ کہتی ہے کہ یہ جو آپ گوڈز اور سروسز دیتے ہیں اس کے بدلے جو آپ ویلیو کریٹ کرتے ہیں اس ویلیو کی ہمارے دیے ہوئے جو پیسہ ہے فیاٹ کرنسی اس کی ڈی نومینیشن کرے اور اس سے ویلیویشن کرے, اس کے ذریعے آپ آپس میں لین دین کریں, ٹریڈ کریں. اس میں مسئلہ کوئی نہیں ہے, مطلب ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو ہسٹری بتا رہی ہے جتنا ہم نے فیاٹ کرنسی پہ اعتماد کیا اتنا ہی ہم جو ہے وہ نقصان میں جاتے گئے. اور اگر آپ جتنا فیاٹ کی ہسٹری دیکھیں اوور دا ٹائم اس کی ویلیو جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو رہی ہے. تو جو ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے اس فائنینشیل کرائسس, آنے والے کسی بھی فائنینشیل کرائسس سے بچنا ہے تو ریاست کو پیسے سے الگ کریں, ایک ایسا پیسہ ریاست میں لے کے آئیں جس کو کوئی بھی حکمران, بے شک وہ پی ٹی آئی ہے یا کوئی بھی ہے, میں اپنے ملک کی میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں لیکن یہ ساری دنیا میں ٹاک ہو رہی ہے. جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسا پیسہ چاہیے جس کو کوئی بھی سینٹرلی نہ کنٹرول کر سکے, نہ کوئی بھی نیا پیسہ چھاپ سکے, نہ اس کو کوئی ایبسکیور کر لے, نہ اس کو مطلب کوئی بلاک کر سکے. اور یہ سارا کچھ کون اچیو کر سکتا ہے؟ یہ بٹ کوئن کر رہا ہے, بٹ کوئن ہی کر سکتا ہے کیونکہ بٹ کوئن کی 21 ملین سپلائی ہے. آج کوئی بھی ملک اگر بٹ کوئن کو اپنی نیشنل کرنسی کنسیڈر کر لیتا ہے ایل سیلواڈور کی طرح, ایل سیلواڈور میں ابھی اس لیول پہ جو بٹ کوئن ہے وہ اس لیول پہ ان کی نیشنل کرنسی نہیں ہوئی. لیکن اب تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں اگر ایل سیلواڈور اس کو نیشنل کرنسی مان لیتا ہے, ساری دنیا جو ہے بٹ کوئن کو اپنی ایک کرنسی مان لیتا ہے, تو کیا کوئی بھی حکومت جو ہے بٹ کوئن پرنٹ کر سکتی ہے؟ نہیں. کوئی بھی حکومت جو ہے کسی کے فنڈز کو فریز کر سکتی ہے؟ نہیں. تو جب تک ہم ریاست کو پیسے سے الگ نہیں کریں گے اس وقت تک فائنینشیل کرائسس نہیں آئیں گے. اور جب تک ہم ریاست کو پیسے کا اختیار دیں گے اس طرح کے مسائل میرے دوستو بھائیو, بے شک کوئی ایڈوانس کنٹری ہے, بے شک کوئی ہماری طرح انڈر ڈیولپ کنٹری ہے, یہاں کے کرائسس جو ہیں وہ آتے ہی رہیں گے. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے اس حوالے سے آج کافی گفتگو کر دی. اب آتے ہیں یہ بلینئر ہے جی, صرف بالاجی کی اسیسمنٹ ہی نہیں ہے, ان کا بھی ماننا یہ ہے, یہ تقریباً $12 بلین کی ایک فرم ہے ڈیویرے گروپ, ان کے ہیڈ ہیں. ان کا بھی ماننا یہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ اب بٹ کوئن اور کرپٹو کرنسیز کو سیو ہیون سمجھ کے وہاں انویسٹمنٹ کریں گے. اگلی مارکیٹ کی اپڈیٹ, فائنلی زیرو نالج سنک جو ہے اس وقت کرپٹو مارکیٹ کا پہلا زیرو نالج رول اپ آیا. ایتھیریم کی چین کے اوپر 2 رول اپ ہیں, ایک کو آپٹیمسٹک رول اپ بولتے ہیں جس میں آپ آپٹیمزم, آربیٹرم آپ کو نظر آتا ہے ایتھیریم کو اسکیلیبل کرنے کے لیے. دوسرا ہے زیرو نالج. زیرو نالج کے حوالے سے آلریڈی آپ کو میں گائیڈ کر بھی چکا ہوں کہ یہ چیز ہوتی کیا ہے. مارکیٹ میں اس کا کوئی رول اپ نہیں تھا, اب انہوں نے باقاعدہ اپنا مین نیٹ جو ہے وہ لانچ کر دیا ہے. اس کی ایڈرا فارمنگ میں نے خود بھی کیا اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا. ابھی تک ان کے ٹوکن کے ایڈراپ کے حوالے سے کوئی مارکیٹ میں اپڈیٹس انہوں نے شیئر نہیں کیا ہے, لیکن کچھ ایکسپرٹس ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنا ٹوکن, جیسے آپٹیمزم نے اپنا گورننس ٹوکن لانچ کیا, آربیٹرم نے کیا, یہ بھی اپنا ٹوکن لانچ کریں گے. اور اگر لانچ کریں گے تو جس نے ان کے ٹوکن جو ہے ایئر ڈراپ فارمنگ اس کی ہے ان کو فری میں ایئر ڈراپ جو ہے وہ ملے گا. اگر آپ نے اس کو ریڈ کرنا ہے مزید تو میں اس کا لنک جو ہے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا, آپ اس کو اچھی طرح جا کے اسٹڈی کر سکتے ہیں.
डोज कोइन के हवाले से अपडेट है जी। डोज कोइन के जो ब्लॉकचेन है उसके ऊपर अपडेट की है उनके जो कोड डेवलपर हैं मिशी ल्यूमेन। उस डेवलपमेंट में जो सीड फ्रेजेस हैं उनको उन्होंने मल्टी लैंग्वेज किया है। अभी जो सीड फ्रेजेस जब आप प्राइवेट वॉलेट अपना क्रिएट करते हैं तो आपको वो सीड फ्रेजेस मिलते हैं, वो इंग्लिश में है। अब ये जो डोज कोइन में मज़ीद अपडेट हो रही है, इसके बाद जो सीड फ्रेजेस हैं वो मल्टी लैंग्वेज होंगे, यानी इंग्लिश के अलावा जो दीगर लैंग्वेज है उसमें भी आप सीड फ्रेजेस जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। इसके अलावा जब ट्रांजैक्शन साइन अप करते हैं तो उससे QR कोड ये जनरेट करेंगे। ये कुछ डेवलपमेंट्स है। अब मैं ये सारी डेवलपमेंट का चार्ट पे देख रहा था, चार्ट पे कोई प्राइस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ओवरऑल मार्केट थोड़ी सी जो है बैरिश है। मार्केट जो है फिर दोबारा क्रैश किया है। उमैर मुनीर तो कह रहे थे जी कि बाइनांस की वजह से किया, लेकिन बाइनांस में कल जो एकदम क्राइसिस आया उस वजह से, लेकिन बहरहाल अब वो तो सेटल हो गया, लेकिन प्राइस जो है वो रिकवरी नहीं कर रही है। लेट्स सी मार्केट जो है शायद इसी तरह थोड़ा आपको चंद दिन जब तक कोई और नई डेवलपमेंट नहीं होती है उस वक्त तक मार्केट इसी तरह आपको मूव होती हुई नज़र आएगी। अच्छा जी, कुछ मार्केट की ओर जो अमेरिका का बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है नैस्डैक, उन्होंने फैसला किया है कि वो शायद अगले क्वार्टर में यानी जून 2023 तक वो शायद क्रिप्टो कस्टडी लॉन्च करें। वहाँ पे अगर कोई भी इन्वेस्टर अपने क्रिप्टो वहाँ कस्टडी के तौर पे रखवाना चाहता है तो वो उसमें नैस्डैक जो है वो फैसिलिटेट करेगा। ये मार्केट की मेरी नज़र में मार्केट के लिए एक बुलिश न्यूज़ है। अमेज़ॉन के हवाले से पिछले चंद हफ्तों से खबरें थी जनवरी इस साल के स्टार्ट से कि अमेज़ॉन जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन स्टोर है वो अपना NFT मार्केट प्लेस लॉन्च करने जा रहा है। अभी ये एक CoinDesk ने रिपोर्ट किया है कि अभी उनके किसी स्टाफ ने इनको कुछ ईमेल की है, सब्सक्रिप्शन इनकी पे की है अमेज़ॉन की, तो उस पर उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया, गुड न्यूज़ योर ऑर्डर हैज़ बीन कम्प्लीटेड एंड योर डिजिटल टोकन इज़ नो इन योर लाइब्रेरी। तो अब ये दोबारा थोड़ी सी CoinDesk के बकौल के भाई ये वाक़तन जो है अमेज़ॉन अपना NFT जो मार्केट प्लेस लॉन्च करने जा रहा है। अगर ऐसा होगा तो ये भी मार्केट के लिए एक बुलिश न्यूज़ है। अच्छा जी, ये मैं आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये मेरा एक ट्विटर अकाउंट है पर्सनल। अगर आप मेरे कोई पॉलिटिकल थाट वगैरह से इस चैनल के थ्रू एग्री नहीं करते तो मैं अपने इस चैनल पे अपने पॉलिटिकल थाट और क्रिप्टो मार्केट की जो एयर ड्रॉप फार्मिंग होती है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपने इस चैनल पे अपना ये जो मेरा ट्विटर अकाउंट है इस ट्विटर अकाउंट पे आपके साथ शेयर करूँगा। इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप मेरे साथ मिलके क्रिप्टो करेंसीज़ की एयर ड्रॉपिंग करना चाहते हैं, एयर ड्रॉप फार्मिंग करना चाहते हैं तो इस चैनल को आप फॉलो करें। यहाँ पे मैं एयर ड्रॉप के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना शुरू करूँगा। अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद शायद एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं आपको ये डायरेक्ट एक टेस्ट नेट है उसकी आप कैसे एयर ड्रॉप फार्मिंग कर सकते हैं वो आपके सामने स्टेप बाय स्टेप मैं आपको फॉलो करके दिखाऊंगा, ताकि नेक्स्ट टाइम आप भी अगर एयर ड्रॉप फार्मिंग करना चाहें तो उन स्टेप को आप फॉलो करके एयर ड्रॉप फार्मिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।